अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूटन लॉज की, और न्यूटन लॉज कौन से फर्स्ट और सेकंड की, और उन लॉज की फिर हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सेकंड लॉ को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, सेकंड लॉ की एप्लीकेशंस की बात करेंगे, और इन पे पास पेपर के कुछ सिचुएशंस कराएंगे। ठीक है। सो इसलिए लेट्स स्टार्ट के जी न्यूटन लॉज। फर्स्ट लॉ क्या है बेसिकली कि फर्स्ट लॉ इज अबाउट कि जी ए बॉडी, इसकी स्टेटमेंट यहाँ मैं लिखवा देता हूँ। A body remains at rest at rest or continues at constant velocity. कब? Until if net force acting upon it is zero. Is that clear? अब देखिए बेटा, इस लॉ को हम थोड़ा स्टडी डिटेल में देखते हैं कि इसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं। कि एक ये है कि बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। इसको इक्वली आप डिफरेंट स्टाइल में भी स्ट्रेट कर सकते हैं कि बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, और बॉडी एट मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन इन द with the constant velocity until if a net force acts upon it. ठीक है। सो बॉडी जब रेस्ट पे होगा तो इट विल रिमेन एट रेस्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट। and the body in motion will continue its motion with the same constant velocity until a net force acting upon it is zero. net force का कहना ज़रूरी है। फोर्सेस तो एक्ट कर रही होती है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जब नेट फोर्स जीरो होगी तो बॉडी जो है वो या तो रेस्ट पे रहेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। याद रखना, नेट फोर्स ऑब्जेक्ट की मोशन को या स्टेट को चेंज करवाती है। अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, आप उस पर नेट फोर्स लगाते हैं, तो क्या होगा? उस नेट फोर्स की वजह से अगर उसकी डायरेक्शन में लग रही है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, वेलोसिटी कम होगी। ठीक है। और अगर किसी और एंगल से लग रही है तो वेलोसिटी उसकी जो है वो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। पीछे हमने बात किया प्रोजेक्टाइल मोशन में कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से आपने थ्रो किया था एट कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये इसने इस तरह का पाथ फॉलो किया बिकॉज द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो बिकॉज ऑफ दिस नेट फोर्स, बॉडी ने अपनी मोशन को, अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। अगर ये नेट फोर्स जीरो कर दें तो बॉडी जो है, जो इसकी वेलोसिटी थी बेटा, इसी वेलोसिटी के साथ आगे चलता रहेगा, इसी स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। अगर आप स्पेस में चले जाएं जहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, कोई और फोर्स नहीं है, जितनी वेलोसिटी आप इस ऑब्जेक्ट को दे के छोड़ देंगे तो ये इसी वेलोसिटी से आगे स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। ठीक है। सो फर्स्ट लॉ को अब देखें, यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट सी एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखें, पहली एग्जांपल में देखें, द बॉल पे, बॉल की अगर हम बात करें तो ये रेस्ट पे है। ठीक है। और ये रेस्ट पे है तो कौन कौन, इसका मतलब क्या है रेस्ट पे होने का? कि इस पे नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स क्या है बेटा? इस पे जीरो है। लेकिन फोर्सेस इस पे लग रही हैं। कौन कौन सी फोर्स लग रही हैं? एक बॉल पे वेट लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है? टेबल जी टेबल जो। हाँ, टेबल, या ये जो वेट इस पे लगा रहे हैं द अपवर्ड डायरेक्शन, हम्म, दैट इज नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स।
तो फोर्सेस लग रही हैं, फोर्सेस दोनों लग रही हैं, लेकिन नेट फोर्सेस पे 0 है, इसलिए ये बॉल रेस्ट पे है। सो R इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, ये मैग्नीट्यूड लिखी। सो नेट फोर्स ऑन दिस बॉल इज 0, इसलिए ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे रहेगा। दूसरे एग्जांपल में देखें, बुक इज ऑन द टेबल और बुक इज एट रेस्ट, सो दिस मीन्स नेट फोर्स ऑन द बुक इज 0, फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बुक आर, एक इसका वेट एंड द अदर फोर्स इज नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स। और नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स जो है बेटा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है, तो इसलिए नेट फोर्स ऑन दिस टेबल, दिस बुक इज 0। There are two forces acting on the book. One is weight, gravitation pull in the downward direction. Other is the normal contact force that table applies on the book in the upward direction. So ये सिचुएशन है दो रेस्ट पे रहने की, कि रेस्ट पे, ये भी रेस्ट वाली सिचुएशन है, पहला केस है, दूसरी भी रेस्ट वाली कंडीशन। अब देखें दूसरी एग्जांपल के, अगर आपके पास एक बॉल आपने रोल किया है, रोल करने के बाद थोड़ी देर बाद जाके वो रुक जाएगा। थर्ड डायग्राम में अगर आप इसको किक करते हो तो थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगा। व्हाई इट विल स्टॉप? फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से? फ्रिक्शन। हाँ, मतलब कोई नेट फोर्स है। अब देखें, इसको आपने एक वेलोसिटी इनिशियल दी तो ये आगे चलता नहीं रहा, थोड़ी देर बाद इवेंचुअली यहाँ पे जाके लेट्स से ये रेस्ट पे आ जाता है। दिस इज द सेकंड। और ये देखें, तो न्यूटन ने तो बोला था कि जी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चलता रहेगा, अगर वो रुक गया है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, दिस मींस कि उस पर कोई ना कोई नेट फोर्स एक्ट हो रही है, ठीक है। एंड दैट नेट फोर्स इज वेट एंड नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स, तो बैलेंस हो रहे हैं। देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, बट द नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। ये कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल फोर्स, FR, जिसकी वजह से बॉल रेस्ट पे आ गया। तो सेकंड पार्ट, अगर इसके सेकंड पार्ट को विजुअलाइज करना पड़े कि कांस्टेंट वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट चलता रहेगा अनटिल के उस पर नेट फोर्स एक्ट ना हो, तो वो हम कहाँ देख सकते हैं? उसकी विजुअलाइजेशन आसानी से की जा सकती है स्पेस के अंदर। जो भी ऑब्जेक्ट को स्पीड वेलोसिटी देंगे वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। अच्छा, इस लॉ को हम लिख कर सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के साथ। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया बॉडी की प्रॉपर्टी है कि कोई भी बॉडी वो अपनी हालत में रहना चाहता है। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहना चाहता है, और वो हर फोर्स जो उस पर लगाई जाती है मूव करने के लिए उसको अपोज करता है। और जो बॉडी मोशन में है वो मोशन के अंदर रहना चाहता है, और जो भी फोर्स पे लगेगी स्टॉप करने के लिए उसको उसको क्या करेगा? उसको रेजिस्ट करेगा। ये चीज आप ने ऑब्जर्व भी की हुई है कि लेट्स से यू आर, अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और जो है वो, या ऐसे इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, ये एक सिचुएशन है, और यहाँ पे अगर बेटा यहाँ पे इस कार के ऊपर एक बॉल आपने रखा है, लेट्स से दिस इज एन ऑब्जेक्ट, अभी ये रेस्ट पे है। जैसे ये कार स्टार्ट करती है आगे की तरफ मूव करना शुरू करती है, तो बॉल किधर जाएगा? बैकवर्ड से। बैकवर्ड, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। ये रेस्ट पे रहना चाहता है और गाड़ी इसको आगे लेकर जाना चाहती है, उसको अपोज करता है, तो रेस्ट ये बैकवर्ड जाएगा। अगर अगर गाड़ी अचानक स्टॉप करती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है और अचानक स्टॉप करती है, फिर ये किधर जाएगा? फिर आगे जाएगा। आगे जाएगा, ये मोशन में रहना चाहता है। आप गाड़ी के अंदर ये चीज फील करते हो कि आप बैठे हो, अचानक गाड़ी चलती है, आप पीछे की तरफ जाते हो। आप बैठे हो, अचानक गाड़ी स्टॉप होती है, आप आगे की तरफ जाते हो, ठीक है। इसीलिए सीट बेल्ट जो है वो इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सिचुएशन मैंने आपको करा दी। अब न्यूटन ने सोचा कि जी अगर नेट फोर्स 0 है, पहले पार्ट में हमने बता दिया कि जी एफ, अगर नेट फोर्स 0 होगी ऑब्जेक्ट पे
तो फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है, या रेस्ट पे ऑब्जेक्ट या वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अब न्यूटन ने सोचा कि यार अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, इफ नेट फोर्स इज नॉट जीरो, तो फिर क्या होगा, फिर नेट फोर्स क्या करेगी, ये सेकंड लॉ को, सेकंड लॉ फिर उसकी जनरलाइज फॉर्म आती है। तो सेकंड लॉ को हम कैसे लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स पे हम कह सकते हैं, ठीक है। जी सर। रिजल्टेंट फोर्स इज proportional to, acting on a body, resultant force acting on a body is proportional to what, rate of change of momentum। बेटा ये इसकी फॉर्म है सेकंड, मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स दे आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड नेट फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। कैम्ब्रिज में एक नंबर का अगर सवाल आया है तो आप ऊपर वाली बात भी लिख देंगे, तो ये बात काफ़ी होगी। रिजल्टेंट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू के बजाय इक्वल टू भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अब देखें जी, इसको हम जो है कैसे मैथमेटिकली लिखेंगे। बेटा देखें, नेट फोर्स दैट इज एफ is equal to delta p, that is change of momentum over delta t, rate of change of momentum। इसमें सोचने वाली बात है कि देखें, चेंज ऑफ मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच में इक्वेशन पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और नेट फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में, ठीक है। So the change of momentum occurs in the direction of net force and the net force is equal to the rate of change of momentum। Proportional to कहेंगे तो फिर proportionality का constant जो है that is 1। यहाँ पे इस केस में ये 1। अच्छा बेटा, आपने ओ लेवल में पढ़ा कि जी नेट फोर्स इज इक्वल टू द मास टाइम एक्सेलरेशन, पढ़ा ना आपने। जी सर। अब ये डेफिनेशन जो है न्यूटन सेकंड लॉ की, इधर ए लेवल में एक्सेप्टेबल नहीं है। ए लेवल में जब अगर एक लिखेंगे जी नेट फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वजह क्या है कि ये तब एप्लीकेबल है जब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट हो। अगर मास चेंज हो रहा है ड्यूरिंग मोशन, तो फिर नेट फोर्स को कैसे लिंक करेंगे, फिर इस तरह नहीं लिंक कर सकते, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से ही लिंक करेंगे। मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि हम F इज इक्वल टू एम ए इससे इससे पहली इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू द नेट फोर्स। जब ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स नहीं होगी ना, उसका मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, जैसे ये पहली एग्जांपल में momentum is not changing, that is at rest, so momentum, change of momentum is zero because the net force is zero। second में भी net force zero है, so when the net force is zero then the change of momentum will be zero। so इससे न्यूटन का फर्स्ट लॉ निकल जाएगा। this is very important thing कि न्यूटन का सेकंड लॉ इज द जनरल केस और फर्स्ट लॉ उसका स्पेशल केस है। अक्सर पूछा जाता है बच्चों से आगे जाके कि किसी इंटरव्यू में कि जी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। सो सेकंड लॉ इज द जनरल केस एंड फर्स्ट लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ
second law. If you will put F net equal to 0, then delta P over delta T will be 0. That means delta P will be 0 and the momentum of the object will not change. So न्यूटन सेकंड लॉ इसी लॉ से हमने फर्स्ट लॉ इसी लॉ से निकाल दिया। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जी यही इक्वेशन यूज होती है फोर्स को डिफाइन करने के लिए। फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ यू डिफाइन फोर्स? द फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन ऑफ फोर्स पहले के उससे नहीं कर सकते। इससे अब हम इसी को थोड़ा रीअरेंज कर दें तो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू एफ टाइम डेल्टा टी। सो एफ क्या है बेटा? आपके पास फोर्स है, डेल्टा टी टाइम है जब जितनी देर के लिए ऑब्जेक्ट पे लग गई है। तो इसको एफ इंटू डेल्टा टी को हम कहते हैं इम्पल्स भी कहते हैं। इम्पल्स क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and time during which the force is acting on the body, and impulse is equal to the change of momentum. चेंज ऑफ मोमेंटम का अब दूसरा यूनिट यहाँ से डिफाइन होगा। फोर्स का यूनिट है न्यूटन और टाइम का यूनिट है सेकंड। सो चेंज ऑफ मोमेंटम या मोमेंटम का यूनिट आ गया न्यूटन सेकंड, किलो न्यूटन सेकंड भी हो सकता है। गॉट इट? जी अब सर। मैं इसी 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 को यूज करते हुए इस डायग्राम पे आए कि जी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ये वेलोसिटी v से जा रहा था, इस सरफेस के साथ टकराया है, वापस वेलोसिटी v के साथ आया है। तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ ना? जी सर। हाँ जल्दी बोला करें बेटा, मोमेंटम चेंज हुआ है नहीं हुआ? कैसे पता चला चेंज हुआ है? क्योंकि वो वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम नहीं हुई, वेलोसिटी चेंज हुई है। कम किसने कहा? v से चेंज। वापस जा रहा है, स्पीड का मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो किसने चेंज हम्म। किया मोमेंटम? फोर्स किसने एक्सर्ट की बॉल पे? वॉल। वॉल ने। तो वो फोर्स का रिलेशनशिप मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या होगा? व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? कल हमने बात की थी। If चेंज you इन take this मोमेंटम। as positive, this will be negative. This is your own sign convention. So change in momentum will be mv, that is final momentum, minus mv, that is initial momentum, over t। ये वो टाइम है जो इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहा है, ये उस टाइम की बात हो रही है। सो दैट इज इक्वल टू 2mv डिवाइडेड बाय t। द फोर्स एक्टिंग on this ball due to the wall is 2mv over t। ठीक है? t वो टाइम है जिसके दौरान बॉल सरफेस के साथ कांटेक्ट में था। सही? उससे पहले ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, इसका मतलब इसमें नेट फोर्सेस जीरो थी, सारी फोर्सेस बैलेंस थी। जब इसके साथ टकराया इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है तो फोर्स लगी, और नेट फोर्स किसने लगाई? इस वॉल ने लगाई है बॉल पे। वी आर डिस्कसिंग फोर्सेस ऑन द बॉल। ठीक है? जी सर। इज दैट क्लियर? जी सर। अच्छा, अब इसकी एक सिंपल सी पहले एग्जांपल कर लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स ऑन ए बॉडी? ए। ए नहीं है। mass ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, मैंने आपको पहले बोला था, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल ओवर हेयर। दैट इज नॉट द जनरल डेफिनेशन। आगे चलें। पावर इनपुट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ये भी फोर्स की डेफिनेशन नहीं है, फोर्स की इक्वल है लेकिन डेफिनेशन नहीं। सो कौन सा आंसर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जी सर। मोमेंटम ऑफ द बॉडी, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। यहां से फोर्स को डिफाइन करते हैं। वर्क डन डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स की इक्वल तो होता है लेकिन फोर्स की डिफाइनिंग इक्वेशन नहीं है। जहां से 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन करते हैं ना, वो ये इक्वेशन है कि इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज 1
न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन पर नहीं, डेल्टा पी और डेल्टा टी की यूनिट क्या होगी? उस दिन हमने बोला था कि अगर आपके पास चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो 1 MV मी kg मीटर पर सेकेंड हो 1 सेकेंड में, तो आपके पास ये 1 न्यूटन के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? जी सर। अच्छा, अब बेटा इसकी जो है एक और फॉर्म आपको कराता हूँ। जैसे देखें कि अगर आपके पास इस इक्वेशन पे गौर करें, F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अगर आपके पास मोमेंटम टाइम ग्राफ आपको गिवन है और वो कहता है दिस इज मोमेंटम टाइम ग्राफ, ऑन एक्स एक्सिस यू हैव टाइम, ऑन वर्टिकल एक्सिस यू हैव मोमेंटम। इसका ग्रेडियंट क्या देगा? ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ किसके इक्वल होगा बेटा? फोर्स। नेट फोर्स बेटा, नेट फोर्स। ये नेट फोर्स। डेल्टा पी इज ऑन वाई एक्सिस, डेल्टा टी, सो ग्रेडियंट इज इक्वल टू एफ नेट फोर्स। ठीक है, या एफ का मतलब ये होगा, नेट फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ ग्रेडियंट कांस्टेंट है, इसका मतलब नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे क्या है? इज इट कांस्टेंट और चेंजिंग? कांस्टेंट। कांस्टेंट नेट फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स मोमेंटम इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। क्या आप कह सकते हो कि नेट फोर्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है? वेलोसिटी डायरेक्शन में। वाई? बिकॉज द मोमेंटम इज इंक्रीजिंग। जी सर। ये इंपॉर्टेंट बात है। सो ग्रेडियंट ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ इज नेट फोर्स, ये याद रखना आपने। ग्रेडियंट ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ इज नेट फोर्स। दूसरी बेटा बात इसमें ये है कि अगर आपके पास फोर्स टाइम ग्राफ हो, दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, प्लीज। सो इफ यू हैव फोर्स टाइम ग्राफ, on x axis you have time and on y axis you have force। तो इसका ग्रेडियंट कुछ देगा आपको? फोर्स डिवाइडेड बाय टी कोई क्वांटिटी होती है? हेलो साज, हेलो बेटा, आवाज नहीं आ रही है, क्या मसला है? फोर्स। जी सर। ग्रेडियंट इज नहीं फोर्स ओवर टाइम, फोर्स ओवर टाइम कोई अरे क्वांटिटी बात नहीं। वहाँ अटक रहा है ठीक है, थोड़ा। फोर्स ओवर टाइम तो कोई क्वांटिटी नहीं है ना? जी सर। तो एरिया क्या देगा इधर? एरिया, एरिया विल बी 1/2 बेस इंटू हाइट एफ इंटू टी। व्हाट इज एफ इंटू टी? किस चीज की यूनिट बनती है इम्पल्स जी? यूनिट। हाँ, एफ इंटू टी किसके इक्वल होगा? इम्पल्स। इम्पल्स के या चेंज ऑफ मोमेंटम के? यहाँ इस इक्वेशन से जाए ना, एफ इंटू डेल्टा जी टी इज चेंज इन मोमेंटम, सो एरिया ओवर हेयर इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो अगर आपके पास फोर्स टाइम ग्राफ होगा तो एरिया इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अगर आपके पास मोमेंटम टाइम ग्राफ होगा तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू नेट फोर्स। बात समझ आ गई? जी सर। अब चलें जी, इस क्वेश्चन पे जाएं।
क्या जवाब होगा इसका? मोमेंटम टाइम ग्राफ है ना, जी सर। तो मोमेंटम टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट क्या होता है? जी फोर्स। नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, नॉट फोर्स, जी रिजल्टेंट सर। फोर्स। अगर लिखना पड़ जाएगा आपको कि व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ, तो आप फोर्स लिखोगे तो गलत होगा, अब रिजल्टेंट फोर्स लिखोगे तो ठीक होगा, नेट फोर्स लिखोगे तो ठीक होगा। तो ये इस बात की एप्लीकेशन है इसकी, कि ग्रेडियंट ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ इज इक्वल टू नेट फोर्स। ठीक है। जी सर। इस क्वेश्चन पे आए, बॉल ऑफ mass 0.5 kg is thrown against a wall with speed this. It bounces back with the speed of 8 meter per second. The collision lasts for this. So बॉल का वॉल के साथ इंटरेक्शन इतने टाइम के लिए हुआ। What is the average force, मतलब नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, ऑन द बॉल ड्यू टू द collision। कैसे करेंगे? दैट इज डेल्टा पी ओवर जी डेल्टा टी। What is change in momentum of the ball? इसको वो प्लस ले एम लें। वी माइनस। हाँ जी जी, इसको प्लस इसको माइनस, आपकी साइन कन्वेंशन है वेलोसिटी में। सो फाइनल मोमेंटम इज 8 इंटू, बोले ना बेटा, 5 8 टाइम्स 0। जी सर। माइनस इनिशियल प्लस। मोमेंटम इज माइनस 12 टाइम 0.5 जी सर। डिवाइडेड बाय टाइम इज 0.1। 0.1। that will give you resultant force on the ball. So that is 4 plus 6 over 0.1, that is 100 न्यूटन। ठीक हो गई। जी सर। इस क्वेश्चन पे आए, a ball strikes a horizontal surface, कल भी इस तरह की हमने बात की थी, with momentum p at an angle of theta to the surface, the ball rebounds with the same magnitude of the momentum at an angle theta to the surface, the ball is in contact with the surface for delta for this time t. What's the magnitude of average resultant force on the ball during the collision? यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकालनी, जब वो इसके साथ था तो कितनी फोर्स लगी है। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? जी। बोले ना, ये मोमेंटम के को रिजॉल्व कर दिया। सो व्हाट इज दिस? पी साइन ऑफ साइन थीटा, ऑफ। दैट इज आल्सो पी साइन थीटा, जी पी कॉस थीटा। तवज्जो चाहिए, पी कॉस थीटा। व्हाट इज डेल्टा पी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज नॉट चेंज्ड, हम्म। तो वर्टिकल कंपोनेंट का चेंज क्या हुआ है? मैग्नीट्यूड वही रहा है लेकिन डायरेक्शन बदल गई है। जी सर। सो कह सकते हैं इसको प्लस इसको माइनस ले लें डायरेक्शन की वजह से। सो हम कह सकते हैं 2p साइन थीटा, कल पढ़ाया मैंने आपको, डिवाइडेड बाय जी सर। दैट इज चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टी। सो व्हाट इज फोर्स? क्या एक्सप्रेशन आएगा? 2p साइन थीटा ओवर टी। माशाल्लाह, ग्रेट। ठीक है। सो ये इसकी एप्लीकेशन है, ये न्यूटन सेकंड लॉ की एप्लीकेशन हम कर रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स।
ये क्वेश्चन देखें, बॉडी एक्सपीरियंसेस अ वेरिइंग रिजल्टेंट फोर्स दैट कॉजेज इट्स मोमेंटम टू वेरी एज शोन इन द डायग्राम फिगर एट विच पॉइंट डज द रिजल्टेंट फोर्स हैव द लार्जेस्ट वैल्यू। जी बेटा, फैक्ट क्या है कि मोमेंटम टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है, एफ नेट। सो वेयर इज द ग्रेडियंट मैक्सिमम, मैक्सिमम बी। बी पे। ए पे ग्रेडियंट जीरो, नेट फोर्स ओवर हेयर इज जीरो। बी पे ग्रेडियंट मैक्सिमम, सी पे अगर पूछे तो नेट फोर्स जीरो, डी पे पूछे तो नेट फोर्स इज स्मॉलर देन द फोर्स एट बी। सो थैंक यू सो मच कि आपने सही आंसर बताया, बी पे नेट फोर्स मैक्सिमम है। अब बेटा दूसरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ये देखें ग्लाइडर ऑफ मैस, ये जो क्वेश्चन नंबर लिखे ना 18 11, ये मेरे टॉपिकल केमिस्ट्री में नंबर्स को फिर चेंज नहीं किया, जो था उसी तरह। ग्लाइडर ऑफ मैस 1500 kg is launched from rest, that is initial condition, on a straight and level track using catapult. So the graph shows the variation with time t of the resultant force. What is the speed of the glider when the resultant force acting on it reaches to zero? इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा? हाँ बेटा, अच्छा वो मोमेंटम फोर्स डेल्टा टाइम पी ग्राफ इक्वल्स का टू, एरिया क्या होता है बेटा? जी सर, 1/2 एरिया फोर्स डेल्टा टाइम्स पी के बराबर होता है। एरिया किसके बराबर होता है? डेल्टा पी। तो डेल्टा पी इज द चेंज इन मोमेंटम। एरिया क्या होगा? जी 1/2 बेस इज 40। ये ख्याल करें कि यहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ है, नहीं अक्सर बच्चे समटाइम ये जीरो के बजाय कोई और टाइम होता है और 40 माइनस वो करना होता है, बच्चे 40 लिखते थे। इनटू हाइट जो है वो 10, लेकिन यूनिट का ख्याल करना, ये 10 किलो न्यूटन है। सो कितने न्यूटन होगी? 10,000। पता है ना इस बात का? हम्म, जी 200,000 ये आपके पास है डेल्टा पी। अब डेल्टा पी किसके बराबर होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही होता है ना? जी सर। और जो है डेल्टा पी हमारे पास आ गया 200,000। फाइनल स्पीड निकालनी है और मैस हमारे पास कितना है? 1500 वी। इनिशियल मोमेंटम जीरो है, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। अगर स्टार्टेड फ्रॉम सम अदर वेलोसिटी तो वो इधर लिखेंगे, ठीक है? सो दैट्स व्हाई वी विल बी 200,000 डिवाइडेड बाय 1500। क्या आंसर आया? 2000 डिवाइड बाई 15 क्या होता है? कर लें जरा। जी बेटा, 133.33। ए आंसर होगा। तो यहाँ पे जी कौन सा कंसेप्ट लगा है? एरिया वाला बेटा, यहाँ ऊपर ग्रेडियंट वाला, यहाँ भी ग्रेडियंट वाला। और इस चीज़ पे, इस क्वेश्चन में आपने एक चीज़ सोचनी है कि अगर वो पूछ ले आपसे कि व्हाट इज़ द फोर्स, अब इस बॉल पे जो फोर्सेस लग रही हैं इधर कौन कौन सी लग रही हैं? एक किसका वेट लग रहा है, दूसरा अपवर्ड। नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स। तो ये स्ट्रक्चर में जी क्वेश्चन आया हुआ है कि जी नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स क्या होगी? तो नेट फोर्स आपने निकाल दी है। नेट फोर्स होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, और इस केस में नेट फोर्स क्या होगी? दैट इज आर माइनस डब्ल्यू। आर ज्यादा है ना, तब अपवर्ड डायरेक्शन में। सो जी आर माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू नेट फोर्स, दैट इज नेट फोर्स आपने निकाल ली थी, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर थी, ठीक है?
डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। सो आर निकालना पड़ जाए तो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी टाइम प्लस डब्ल्यू। ये इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, अब इसकी एक एप्लीकेशन बताता हूँ कि देखिए बेटा, कि आपके पास इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, कि अगर आप टाइम को किसी तरीके से ज़्यादा कर लें, चेंज ऑफ मोमेंटम, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से जाया, इस सरफेस के साथ टकराया और रेस्ट पे आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, गाड़ी दीवार के साथ टकरा रही है, कुछ भी चीज़ है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम माइनस एंड पे ज़ीरो। अगर किसी तरीके से टाइम को इंक्रीज कर दें जो इसके साथ टकराने वाला है, तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? फोर्स इंक्रीज होगी इसमें। भाई क्यों इंक्रीज, किसने यार, टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स इंक्रीज होगी। हाँ, जी, डिक्रीज होगी इसमें। डिक्रीज, हाँ तो सोच के बोला ना, फोर्स डिक्रीज होगी। तो चेंज ऑफ मोमेंटम वही है, टाइम आपने किसी तरीके से इंक्रीज कर लेंगे तो फोर्स डिक्रीज होगी। अब इसका फायदा, इस चीज को कहाँ यूज करते हैं, इस कंसेप्ट को, इस, मतलब सर। मतलब ये है बेटा, अभी बताता हूँ कि फोर्स को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं। ये देखें, इस डायग्राम में क्या नजर आ रहा है आपको, एयर बैग है ना। जी सर। इसका मकसद क्या होता है? अभी कंसेप्ट बता दिया, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर हम्म। डेल्टा टी। जी। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, गाड़ी अगर 60 की स्पीड से गई, 60 से जीरो पे गई, अचानक ब्रेक लगाई, तो चेंज ऑफ मोमेंटम आप निकाल सकते हैं 60m माइनस जीरो। टाइम आपने इंक्रीज कर दिया, किस वजह से, जब एयर बैग इसके साथ लगा दिए, तो जब 60 किलोमीटर से जीरो तक जाने के लिए इस बंदे की, इस बंदे का मोमेंटम भी जो है, आपको पता है गाड़ी की स्पीड 60 है तो इसकी स्पीड भी 60 है, ठीक है। सो बंदे का मोमेंटम होगा 60 टाइम मास ऑफ द पर्सन, फाइनल मोमेंटम इसका जीरो होगा, ठीक है।